अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। निम्रा अहमद के नावल माला की दूसरी किस्त के पहले हिस्से के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की जानिब। किस्त नंबर 2। कहते हैं औलाद होती है खंजर की तरह, वो ना चाहते हुए भी मासूमियत और सादगी से काट डालती है, फिर भी हम उसको थामे रखते हैं भले खून टप टप गिरने लगे। और कहते हैं माँ होती है सूरज की तरह, भले कितना गर्म हो और तुमसे कितना दूर हो, तुम उसकी रोशनी में बैठ सकते हो, उसकी किरणों को छू सकते हो और वो तुम्हें कभी नहीं जलाएगा। ना मालूम। तारीख थी 5 अप्रैल। शहर था इस्लामाबाद का और वक्त था सुबह 11 बजे का। होटल स्वीट की ऊंची खिड़की से धूप छन के माहिर फरीद के चेहरे पे पड़ रही थी। वो आंखें बंद किए खड़ा मोतिये और लिएंडर की खुशबू को सांस के जरिए अंदर उतार रहा था। माहिर, पीछे सोफे पे बैठे मैनेजर मालिक ने पुकारा। इंतकाम के सफ़र पे निकलने वाले को चाहिए कि वो 2 कब्रें खोद ले, एक दुश्मन की और एक खुद अपनी। ये कन्फ्यूशस ने कहा था। और जानते हो उसे क्या चीज़ कब्र तक ले गई थी? अपने बेटों की मौत का गम। वो आंखें बंद किए कह रहा था सर्द सी सरगोशी में, मौत से बड़ा कोई गम नहीं है मालिक। तभी डोरबेल बजी। माहिर फरीद उसी तरह आंखें बंद किए खड़ा रहा। मालिक कदरे चौंक के उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के पार कैफ जमाल रकम का पैकेट लिए खड़ा था। मालिक ने सर से पैर तक उसे देखा और फिर मुड़ के माहिर को। वो हनोजी सी तरह खड़ा था। उसे आने दो, मुझे मालूम था ये वापस आएगा, वो मुड़े बिना बोला। मालिक ने उस लड़के को घूरते हुए रास्ता छोड़ दिया। मैं ये नहीं कर सकता। कैफ सोफे तक आया और पैकेट मेज पे रख दिया। उसके चेहरे पे शदीद इज़्तिराब था। माहिर फरीद बिलाखिर उसकी तरफ घूमा। उसके तासुरात सपाट थे, हाथ पैंट की जेबों में थे। क्या रकम कम है? सादगी से सवाल किया, जो कैफ जमाल को पत्थर की तरह लगा। आपको लगता है आप हर इंसान को पैसे से खरीद सकते हैं? क्यों? क्या मैंने 3 मिनट पहले तुम्हें नहीं खरीदा? वो सोफे के पीछे से निकल के कैफ के सामने आ खड़ा हुआ, फिर मालिक की तरफ गर्दन मोड़ी। हमने अपने मेहमान को चाय कहवा नहीं पूछा। कहवा नहीं, कॉफ़ी। मालिक ने खंकारते हुए उसे नज़रों में तादीबी इशारा किया। मैं कॉफ़ी पीने वापस नहीं आया, मैं इस सवाल का जवाब लेने आया हूँ जो आपने मुझे नहीं दिया। कैफ ने नागवारी से सामने खड़े वजीह और दराज कद आदमी को देखा। आप ये काम मुझसे क्यों करवाना चाहते हैं? आप किसी को भी खरीद सकते हैं। उसने ये क्यों दूसरी दफ़ा पूछा था। माहिर फरीद के लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई। उसने एक नज़र मालिक को देखा। इसे बता दें क्यों? माहिर, मालिक ने सफ़ेद अबरू उठा के तनबीह की। माहिर और कैफ आमने सामने घड़ी की 6 और 12 की सुइयों की तरह खड़े थे और मालिक एक तरफ 9 की सुई बना बैठा था। मैंने तुम्हारा इंतखाब इसलिए किया क्योंकि मुझे तुम्हारा नाम पसंद आया था। बाकी जितने लोगों की प्रोफाइल्स मुझे मालिक ने दिखाई थी उनके नाम बोरिंग थे। नाम के अलावा तुम्हारे अंदर कोई काबिल तवज्जो शे नहीं थी। वो मुस्कुरा के बोला। मालिक ने जैसे रिलैक्स होके सांस लिया। उसके तने आसाब ढीले पड़ गए। एक लम्हे को उसे लगा था माहिर फरीद इस नौजवान को असल बात बताने जा रहा है, लेकिन खैर। अब तुम बताओ कैफ जमाल कि तुम्हारी वापसी की असल वजह क्या है? तुम सिर्फ ये सवाल पूछने नहीं आए। कहते हैं ये एक लम्हा होता है जो इंसान की किस्मत बदलता है। एक लम्हे में कोई ताल्लुक टूट जाता है, एक लम्हे की बेध्यानी एक्सीडेंट करवा देती है, एक लम्हा किसी को किसी की मोहब्बत में मुब्तला कर देता है। वो एक लम्हा अगर इंसान पकड़ ले तो वो अपनी तकदीर बदल सकता है। और कैफ जमाल ने उस वक्त उस एक लम्हे को पकड़ लिया था। मालिक का माहिर को मना करना और माहिर फरीद का आगे से बात बना देना। भले कैफ जमाल एक नाकाम इंसान था और वो माहिर फरीद और इस सफ़ेद बालों वाले जैसा शातिर नहीं था, लेकिन वो ज़हीन था और उस एक लम्हे ने कैफ जमाल को ये बता दिया था कि कोई वजह थी जिसके बायस ये अमीर साइकोपैथ कैफ जमाल से मदद लेने में मजबूर था। वो ये काम किसी और से नहीं करवा सकता था। माहिर फरीद को उसकी ज़रूरत थी। उसके जहन में छाया उस बरतानवी बिजनेसमैन का सारा रौब और खौफ चुटकी में हवा हो गया। मैं चंद बातें क्लियर करने आया हूँ।
اب کہ وہ بولا تو اس کی آواز بے خوف اور گردن اٹھی ہوئی تھی۔ چند باتیں؟ اوکے۔ پہلی بات، ماہر نے یہ تبدیلی محسوس کی تھی۔ اس نے پینٹ کی جیب سے ہاتھ نکالا اور انگلی پہ گننے لگا۔ اس کے انداز میں تمسخر تھا۔ پہلی بات یہ کہ بھلے میں اس کام کے لیے راضی ہوں، لیکن میری بھی ایک بہن ہے، وہی بہن جس کے شوہر کے تم نے پیسے دینے ہیں۔ آگے چلو۔ کیف نے ضبط سے سانس اندر کھینچی۔ جو پیسے میں آپ سے لے رہا ہوں یہ میری کسی لگژری پہ نہیں لگیں گے۔ میں ان سے اپنے قرضے اتاروں گا اور نئی زندگی شروع کروں گا۔ البتہ میں اس معصوم لڑکی کے ساتھ نہ کچھ برا کروں گا نہ ہونے دوں گا۔ اس کا گارڈ بننے اور اس پہ نظر رکھنے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ اور دوسری بات، ماہر فرید کو جیسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، دوسری بات یہ کہ آپ نے میرے ایمان کی بہت کم قیمت لگائی ہے۔ ماہر فرید نے ہاتھ گرا دیا اور مسکرا کے مالک کو دیکھا۔ میں کہہ رہا تھا نا، اسے مزید رقم چاہیے۔ مالک بھی ہلکا سا مسکرایا اور شانے اچکا دیے۔ ماہر واپس صوفے پہ بیٹھا تو پیچھے کھڑکی سے آتی دھوپ کا راستہ کھل گیا۔ وہ سیدھی کیف کے چہرے پہ پڑنے لگی۔ مجھے مزید رقم نہیں چاہیے۔ کیف سامنے والے صوفے پہ بیٹھا اور اسی سنجیدگی سے کہتا گیا، مگر مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ جو رقم آپ مجھے دے رہے ہیں یہ تو قرضوں کی ادائیگی میں نکل جائے گی۔ مجھے اس جاب سے کیا ملے گا؟ بولتے جاؤ۔ ماہر فرید نے اسے سوچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ اس کے چمکتے بوٹ میں چھت سے لٹکتے فانوس کا عکس دکھائی دینے لگا۔ آپ نے کہا آپ میرا بزنس سیٹ کروا دیں گے، ظاہر ہے اپنے پیسے اور تعلقات کے ذریعے۔ کیف سوچ سوچ کے بول رہا تھا، آواز نڈر تھی۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ اپنے ذریعے بھی کریں۔ مطلب یہ کہ میرے بزنس ہمیشہ فلاپ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ کوئی مجھے میری غلطی نہیں بتاتا۔ آئیڈیاز ہیں میرے پاس، مینیوز نہیں ہیں۔ تم چاہتے ہو میں تمہیں مینیور کروں؟ وہ متعجب سا ہوا۔ آپ کر سکتے ہیں، آپ ایک کامیاب بزنس مین دکھائی دیتے ہیں۔ وہ پہلی دفعہ ماہر فرید کے سامنے ٹیک لگا کے بیٹھا، دل البتہ زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اتنی ساری دولت خود سے کمائی نہیں جاتی کیف جمال، یہ کسی سے لی جاتی ہے۔ کیا تم نے وہ مشہور منقولہ نہیں سنا کہ یو ڈونٹ میک اے بلین ڈالرز، یو ٹیک اے بلین ڈالرز؟ وہ تلخی سے بولا۔ اس کے چہرے پہ اس وقت کیف جمال کے لیے ناپسندیدگی تھی۔ گاڈ فادر، کیف ہلکا سا مسکرایا، لیکن کم از کم آپ کو اس دولت کو بڑھانے کا ہنر آتا ہوگا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مینیور کریں۔ میرے پاس بیبی سٹنگ کے لیے وقت نہیں ہے۔ مگر کیف نہیں سن رہا تھا، وہ کہے جا رہا تھا، جب تک میں آپ کے اس کام کا حصہ ہوں میں ساتھ ساتھ اپنے نئے بزنس پلان پہ بھی کام کروں گا۔ 2 ماہ کے اختتام پہ جب یہ گارڈ والی جاب ختم ہو جائے گی میں اپنا پلان لے کر آپ کے پاس آؤں گا۔ آپ اس پلان کو دیکھیں گے، اس کی اصلاح کریں گے اور اس کو عمل میں لانے میں میری مدد کریں گے۔ مالک کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اب وہ شدید اکتا چکا ہے۔ سنو لڑکے، اب تم اپنے قد سے بڑی باتیں کر رہے ہو، میرے پاس اتنا وقت نہیں۔ 1 منٹ مالک۔ ماہر فرید نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا اور کیف کی آنکھوں میں جھانکا۔ میرے مینیور کرنے سے تمہیں لگتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ جی بالکل۔ ماہر ہلکا سا ہنسا۔ تم نے کامیاب ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکے ہوتے۔ تم کیف جمال ایک ناکام انسان ہو اور تمہارا بزنس پلان اس دفعہ بھی ناکام ہوگا۔ کیف کے چہرے پہ کئی رنگ آ کے گزر گئے، اس کے ہونٹ بھج گئے تھے۔ میرا بزنس پلان دیکھے بغیر آپ مجھے ناکام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ بزنس پلان کبھی نہیں بنے گا، تم اگلے 2 ماہ ضائع کر دو گے، وہ بے رحمی سے بولا۔ اور اگر 2 ماہ بعد میں آپ کے پاس اپنا پلان لے کر آ گیا تو؟ ماہر فرید پھر سے ہنس دیا۔ چلو آج تم پہ ایک تجربہ کرتے ہیں کیف جمال۔ ماہر، مالک نے تنبیہ کی، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ کیا ایک انسان تمام وسائل کے باوجود ناکام ہو سکتا ہے، کیونکہ آدھی انسانیت اپنی ناکامی کا ذمہ دار وسائل کی کمی اور غربت کو ٹھہراتی ہے۔ مگر تم میرے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہو کیف، تم میرے اس سوال کو حل کرو گے؟ اس کی آنکھوں میں چیلنج تھا۔ اگلے 2 ماہ تمہیں یا تمہاری فیملی کو کوئی مالی پریشانی نہیں فیس کرنی پڑے گی، تمہیں اپنے کام کے لیے بہترین آلات دیے جائیں گے،
जो भी ऑफिस रिक्वायरमेंट चाहिए उनकी मालिक को लिस्ट भेज दो, वो तुम्हें सब मुहैया कर देगा। मालिक इस बात से बिल्कुल खुश नज़र नहीं आता था, लेकिन खामोशी उसकी मजबूरी थी। मैं तुम्हें 2 माह देता हूँ, तुम अपना प्लान बनाओ। 2 माह एक लंबा अरसा है, तुम दिन के चंद घंटे भी काम करो तो ये कर सकते हो। तुम घर से काम करते हो, चाहो तो तुम्हें हम कोई ऑफिस या लग्जरी अपार्टमेंट भी फराहम कर सकते हैं, जहाँ तुम सुकून से दिन के चंद घंटे काम कर सको। मगर सवाल ये है कि क्या तुम बिजनेस प्लान बना लोगे? उसकी चमकती आंखों में तमस्खुर था। कैफ ने जब्त से सांस अंदर खींची। मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। नामुमकिन, तुम 2 माह तक इतनी सहूलियात के बावजूद भी एक बिजनेस प्लान तक नहीं बना सकोगे। मालिक और मैं तुम्हारे जाने के बाद इस बात पे शर्त लगाएंगे, क्योंकि तुम एक सुस्त इंसान हो। तुमने कामयाब होना होता तो अब तक हो चुके होते। मैं आपसे मुख्तलिफ हूँ माहिर फरीद साहब, आप एक नॉरसेट हैं। अब के केर जमाल बोला तो उसका लहजा सपाट था। आपके लिए अपनी ऊंची कुर्सी पे बैठ के बेरोजगार नौजवानों की नाकामी का मजाक उड़ाना बहुत आसान है। आप सोने का चम्मच मुंह में लिए बड़े हुए हैं। आप अपनी मेहनत से यहाँ नहीं पहुँचे, आप ब्रिलियंट हैं। आपके वालिद ने आपके लिए एक बहुत बड़ी बिजनेस एम्पायर छोड़ी है, जिसे आप खूबसूरत लड़कियों का पीछा करने में ज़ाया कर रहे हैं। तुम्हारे पास 2 माह हैं। उसे कैफ जमाल के अल्फाज से फ़र्क नहीं पड़ा था। उसी महजूज अंदाज में बोला, मगर मैं जानता हूँ कि तुम 2 माह बाद कोई प्लान लेकर नहीं आओगे, और फिर मैं हर बिजनेस डिनर पे, हर सेमिनार पे तुम्हारा किस्सा सुनाया करूँगा कि कैसे इंसान हर शे के बावजूद नाकाम हो सकता है। माहिर फरीद उठ खड़ा हुआ और हाथ मुसाफे के लिए बढ़ाया। कैफ ने एक नज़र उसके हाथ को देखा। वो लंबी उंगलियों वाला खूबसूरत हाथ था। ऐसे हाथ मुजस्समा साजों या पियानो बजाने वालों के होते हैं। कैफ ने उससे हाथ मिला लिया। मैं आपको गलत साबित करके दिखाऊंगा। कैफ ने हाथ मिला के छोड़ दिया। फिर वो रुका, खंकारा। अब उसे एक मुश्किल सवाल पूछना था। अगर किसी वजह से मैं 2 माह से पहले इस जॉब को मज़ीद निभाने से इनकार कर दूं, अगर मैं इस सब को ख़त्म करना चाहूँ, तो क्या आप मुझे दी गई रकम वापस ले लेंगे और अपनी मदद खींच लेंगे? वो नताइज जानना चाहता था। माहिर फरीद की मुस्कुराहट गायब हुई। वो 3-4 कदम आगे आया, यहाँ तक कि वो कैफ जमाल के ऐन मुकाबिल आ खड़ा हुआ। उसकी चुपती नज़रें कैफ के वजूद के अंदर तक गड़ गईं। तुमने कभी सुना है ऐसे शख्स के बारे में जो किसी दिन अचानक से गायब हो जाता है? वो अपने अपार्टमेंट से निकलता है और फिर वापस नहीं आता। उसके अपार्टमेंट के सामने डेयरी सर्विस वाले दूध की बोतलें रख जाते हैं। बैंक लेटर्स और अखबार से उसका मेल बॉक्स भरने लगता है, मगर किसी को खबर नहीं होती कि वो अपने अपार्टमेंट में नहीं है। हत्ता कि दूध खराब होकर बदबू देने लगे, तब पुलिस बुलाई जाती है और अपार्टमेंट का लॉक तोड़ा जाता है, मगर जब तक बदबू ना आए कोई उस लापता शख्स की परवाह नहीं करता। तुम कैफ जमाल इस जॉब को अपनी मर्जी से ख़त्म नहीं कर सकते। ये जॉब तब ख़त्म होगी जब मैं कहूँगा, और जब तक मैं नहीं कहूँगा तुम्हारे अपार्टमेंट से बदबू भी नहीं उठेगी। अब ये पैकेट उठाओ और जाके नए जूते खरीदो। कैफ का चंद मिनट पहले बहाल हुआ एतमाद ऐसे बिखर गया जैसे हवा से सूखे पत्ते बिखर जाते हैं। उसने इस बात में सर हिला दिया। पैसे, मेन्योरशिप, अपने बिजनेस का कामयाब हो जाना, ये सब उसकी ज़रूरियात थीं, लेकिन इस लम्हे उसे एहसास हुआ कि इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उसने खुद को एक गलत आदमी के साथ सौदे में फंसा दिया है। मज़ीद कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। माहिर फरीद ने कलाई पे बंधी घड़ी देखी। मेरी लंदन की फ़्लाइट है, मुझे वापस जाना है, ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। कैफ जमाल ने कुछ कहने के लिए लब खोले। उसी वक्त रूम का दरवाज़ा खटका। ऐसे नहीं जैसे बेल बजाते हैं, बल्कि ऐसे जैसे कोई जूते से 2-3 दफ़ा ठोकर मारता है। माहिर फरीद ने कैफ से नज़र हटाई और मालिक को देखकर अबरू से दरवाज़ा खोलने का इशारा किया, मगर मालिक ने अपनी जगह बैठे बैठे महज कंधे उचका दिए। उसके पास गार्ड है, खुद खोल लेगा। कैफ अभी तक बेबस मगर चुपती हुई नज़रों से माहिर फरीद को देख रहा था। उसकी आखिरी बात का असर अभी ज़ाइल नहीं हुआ था। चंद लम्हे बाद गार्ड स्वाइप होने की बिप बजी, फिर दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। एक दरवाज़ा खोलने में कितनी मेहनत लगती है यार, तुम लोग मेरे साथ ये जानबूझ के करते हो। अंदर दाखिल होने वाला शख्स झिंझलाते हुए कहते कहते रुक गया। कैफ अभी तक माहिर को देख रहा था,
لیکن اسے پیچھے کھڑکی کے شیشے میں مدھم سا عکس دکھائی دیا۔ وہ ایک نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں پکڑی پیپر ٹرے میں کافی کے ڈسپوزیبل کپ نظر آ رہے تھے۔ کیف جمال کو دیکھ کے نووارد نے نظریں جھکائیں، کپ گنے، 1 2 3، پھر چہرہ اوپر اٹھا کے کمرے میں موجود افراد کی گنتی کی۔ اب کہ وہ بولا تو آواز میں معذرت تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں ہم 4 لوگ ہیں۔ کیف جمال نے ماہر فرید سے نظریں ہٹائیں اور گردن موڑ کے اس شخص کی طرف دیکھا۔ کیف کو خود نہیں معلوم تھا کہ اس روز ہوٹل سویٹ میں وہ 3 نہیں 4 ہوں گے۔ دوستو، یہ تھا مالا ناول کی دوسری قسط کا پہلا حصہ۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔